दोस्तों साइंस को समझने के लिए कुछ प्रयोग भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो है हमारे जो मस्तिष्क से वो जो स्मृति बनी होती है साइंस के ऊपर, वो विस्मरण हो जाता है। इसीलिए जो है साइंस को जो है प्रयोगों के माध्यम से हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। दोस्तों पिछली क्लास में हमने जो है वेव तरंग के बारे में डिस्कस किया गया था। उसमें हम आपको यह बताए थे कि तरंग जो है 2 प्रकार की हैं, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। इन दोनों को जो है किसको माध्यम की आवश्यकता होती है, किसको नहीं होती है, इस पे हमने डिस्कस किया था। पहले की जो यांत्रिक तरंग होती है उसमें जो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें हम काफ़ी बेहतर समझाने का प्रयास किए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया होगा। दोस्तों आज हम उसी पर आगे बढ़ते हैं। जो अयांत्रिक तरंग है जिसे नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, और इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि जो नॉन मैकेनिकल वेव है यह है जो है किन किन माध्यमों में चल सकती है और किन में नहीं चल सकती है, इसकी बात करेंगे। और जो है इसमें कौन कौन सी तरंग है, इसके जो खोजकर्ता हैं और इसकी तरंग दैर्घ्य, आयाम और जो है आवृत्ति, ये सभी पर इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों चलते हैं पहली स्लाइड पर, जानने का प्रयास करते हैं कि यांत्रिक तरंग जो है हमने पढ़ चुके हैं और अयांत्रिक तरंग क्या है इसको देखते हैं। दोस्तों हमने बताया था कि जो अयांत्रिक तरंग है, जो नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको जो चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने ध्यान में लाइए कि जो हमारी प्रकाश होती है, यानी कि जो लाइट है, जो प्रकाश आ रही है, वो किन किन माध्यमों से होकर आ रही है। आप देख रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कई सारे जैसे कि लेयरों से होकर आ रहा है, उसके बीच में निर्वात भी पड़ रहा है, उसके बीच में धूल के कण भी पड़ रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भी मिल रही हैं और फिर भी वह हमारे पास पहुंच रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि जिस जो प्रकाश है यानी कि अयांत्रिक तरंग है, वो एक प्रकार की जो है तरंग है, अयांत्रिक तरंग है। जो लाइट है एक प्रकार की अयांत्रिक तरंग है। इसमें जो है हमने जो लिया है कि जो इसमें जो एक्सरे होती हैं, गामा किरणें होती हैं, जो इंफ्रारेड होती हैं, ये जो है अयांत्रिक तरंग है। इनके बारे में भी हम बताएंगे अभी। सबसे पहले देख रहे हैं कि जिन तरंगों के चलने के लिए यहाँ पर नोट डाउन किया है ताकि आप नोट्स बना सके। अगर आपको वीडियो जो है पूरा जैसे कि अगर नहीं मिल पाता है तो आप चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो वहाँ पर जो है सेट किए गए हैं ताकि आप सुविधानुसार उसको आप देख सकें। जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं यानी कि जो मीडियम है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि जो लाइट है वो किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी उसको ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियम नहीं है तो क्या नहीं है या है क्या नहीं है, क्या कन्फ्यूजन है। देखिए हम बताते हैं या आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अयांत्रिक तरंग है, ठीक, अयांत्रिक तरंग मतलब ये इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्या माध्यम जहाँ रहेगा वहाँ नहीं चल सकती है? चल सकती है दोस्तों। यह माध्यम के साथ भी चल सकती है, माध्यम के बिना भी चल सकती है। इसका यही मतलब है कि जो अयांत्रिक तरंग है, जो नॉन मैकेनिकल वेव है, वो किसी माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब वो बिना माध्यम में भी चल सकती है, अगर माध्यम रहेगी तब भी चल सकता है। और देखा जाए तो इसको जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग को इस नाम से भी इस जानते हैं, अयांत्रिक तरंग को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसे हम कह सकते हैं। जो अयांत्रिक तरंग है इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं और इसको कहते हैं। सबसे पहले कुछ तरंगों के बारे में हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो हमने ये तरंग लिए हैं, यांत्रिक तरंगे जो हैं निम्न प्रकार की कुछ ऐसी तरंगे हैं जो हमने इसमें नोट डाउन किया है। पहले में हमने लिखा है गामा किरणें, यानी कि
गामा रे हैं जो है यक्स किरणें और परावैंगनिक किरणें, और उसके बाद दृश्य प्रकाश जिसे विजिबल लाइट कह रहे हैं, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रे। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम रेडियो वेव। अब पहले सबसे पहले हम गामा किरणें यानी कि गामा रे की बात करते हैं। तो गामा रे की देखिए, इस जानने से पहले, गामा रे को जानने से पहले यानी कि हम बताएं कि जो यह रे हैं यानी कि इन किरणों को जानने से पहले आपको कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि इसमें उनकी ज़रूरत है, ठीक, उनकी आवश्यकता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। जैसे कि आयाम और जो है तरंग दैर्ध्य, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, इसके बाद जो है आवर्तकाल, फिर आवृत्ति, इन सभी का इसमें जो है रोल है। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो एम्पलीट्यूड है यानी कि एम्पलीट्यूड की बात करें तो किसी तरंग की माध्य दूरी से अधिकतम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो आयाम है दोस्तों, वो आयाम आपका क्या है, किसी भी विस्थापन की माध्य दूरी, यानी कि जो यह विस्थापन हुआ है इसकी जो माध्य की दूरी है, जो ये मैक्सिमम ये दूरी है, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना जा रहा है वही जो है उसकी आयाम होती है। यानी कि जो भी प्रश्न में अगर आयाम पूछेगा तो ये आयाम जो है अधिकतम विस्थापन की दूरी होती है। अगर बात करें अगर तरंगदैर्ध्य की यानी कि वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होता है, ये जो है वेवलेंथ देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाते हैं। अगर फिगर में देखेंगे आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे तो आपको अधिक समझ में आएगा। देखिए एक श्रृंग आप कौन सा है, देखिए यहाँ पर एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, एक गर्त से दूसरे गर्त, यानी कि जो उसमें जो रिंग यानी कि साइक्लिक है, जो उसमें आवर्तकाल के बाद जो है तरंगदैर्ध्य जो है यहाँ पर एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, ठीक, पहला श्रृंग से दूसरे श्रृंग और दूसरे जो गर्त है उस गर्त से दूसरे गर्त से, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो इसकी जो है बीच की दूरी होती है, वही आपका जो है तरंगदैर्ध्य है यानी कि वेवलेंथ है। अब देखिए एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, ठीक, एक श्रृंग हमने श्रृंग दिखाया के बीच और एक गर्त से दूसरे बीच की दूरी, यानी कि दूसरे बीच की जो गर्त की दूरी है वही जो है आपका तरंगदैर्ध्य, वही आपका वेवलेंथ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये और ये आपका ऊपर वाला जो है श्रृंग है। आप याद रखिएगा कि जो श्रृंग है वो ऊपर है, यानी कि ऊपर वाली जो पीरियड है यानी कि जो साइक्लिक है वो श्रृंग है, और नीचे जो है गर्त है। ठीक, अब देखिए एक और है आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम। ठीक, पीरियोडिक टाइम है वह है समय जिसमें कोई तरंग एक कंपन पूरी करती है। यानी कि मतलब क्या है कि आपका जो ये कंपन है उसका एक साइक्लिक यानी कि एक रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंपन जो कंप्लीट करता है, ये जो है आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम है, यही आवर्तकाल है इसका। और इसके अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जो आवृत्ति होती है या आवृत्ति जो है, कोई तरंग एक सेकंड में जितना कंपन करती है, यानी कि जो तरंग आपको दिखाया है तो एक सेकंड यानी कि मिनिमम इसका एक सेकंड में, और चाहे जितनी भी कंपन कर लें वो आवृत्ति होती है। एक सेकंड में चाहे जितनी कंपन कर लें वो आवृत्ति होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अब बात करते हैं, देखिए आपने देखा, ठीक, इसके बाद हम पहुंचते हैं गामा किरणों के बारे में। गामा किरणें के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। गामा किरणें यानी कि गामा रे जो है, गामा रे की अगर बात करें तो ये खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं बेकुरल नामक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है गामा किरणों की खोज की थी। और तरंगदैर्ध्य की बात करें तो तरंगदैर्ध्य हमने बताया कि जो तरंगदैर्ध्य है यानी कि इसकी जो 10 के पावर -14, 10 के पावर -14 से लेकर 10 के पावर -10 मीटर तक होती है इसकी तरंगदैर्ध्य। और जो तरंगदैर्ध्य अगर कम होती है तो ये कम होती है, तो ये इसकी जो तरंगदैर्ध्य अगर कम है तो वेधन क्षमता अधिक होगी। वेधन क्षमता मतलब आपको जो इसकी वेधने की क्षमता है, यानी कि अगर ये जो गामा किरणें हैं, गामा किरणें अगर कोई मोटी
लोहे की दीवार है, लोहे की चादर है, इसको जो है आसानी से इसको वेध सकती है, यानी कि इसमें यह क्षमता होती है कि इसको ये आसानी से यानी कि सिंपल तरीके से उसको वेध सकती है और उसके आर पार कर सकती है, उसको काट भी सकती है। और इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति आवृत्ति यानी कि इसकी सबसे अधिक होती है, और जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम, यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक। देखिए आवृत्ति अधिक है यानी कि आवृत्ति का मतलब है जो एनर्जी यानी कि इसकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा इसकी सबसे अधिक होती है। और यह इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग यानी कि कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60 में इसका यानी कैंसर के उपयोग में इसको लाया जाता है। गामा किरण की गामा रे का उपयोग जो है कोबाल्ट 60 में इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है इसके कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को हमने ऐसे नोट किया है कि ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें और आप इसको इतना रिमेम्बर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ न कुछ इससे मैच हो जाएंगे। यक्स किरणें यानी कि एक्सरे की बात करें, एक्सरे जो है दूसरे नंबर की जो हमने किरणें ली थी एक्सरे, इसकी खोज जो है रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य है 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर -8 मीटर तक इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। और जो है यह जो है आप देखे होंगे कि एक्सरे जो होती है मतलब हमारी जो कोई भी टूटी फूटी हड्डी होती है या कोई पैर में फ्रैक्चर होता है तो आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो यह वही एक्सरे हैं, उसी तरंग का इसमें वही किरणें जो हैं वही रे हैं, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। यानी कि चिकित्सा में इसका उपयोग टूटी हड्डियों की जांच करने और फेफड़ों में जो है कफ या किसी और प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ पर भी यह एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये तरंग दैर्ध्य जो इसकी होती है वो गामा किरणों से अधिक होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य जो है गामा किरणों से अधिक होती है। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो है परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे इसकी खोज जो है रीटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्ट्रावायलेट यानी कि अल्ट्रावायलेट रे जो है परावैंगनिक किरणें, इसकी खोज जो है रीटर नामक वैज्ञानिक, और इसकी तरंगदैर्ध्य जो है 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -7 मीटर तक होता है। और जो ये परावैंगनिक किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें जो है इसका जो है जो उत्सर्जन होता है, इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, उसका उत्सर्जन जो है सूर्य के प्रकाश से होता है। इसका जो परावैंगनिक यानी कि अल्ट्रावायलेट रे है ये सूर्य के प्रकाश से उत्सर्जित होता है। आपने सुना होगा कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट जो है उसे उसी का जैसे कि उससे नुकसान हो रहा है, यानी कि CFC गैस परत जो है नुकसान हो रही है। कैसे? जो ओजोन परत है, ओजोन परत से नुकसान हो रही है, ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। और यह मानव शरीर में चर्म रोग पैदा करता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे आती है, रे को रोकने का काम अल्ट्रावायलेट ओजोन परत करती है। ठीक, देखिए सबसे पहले सिंपल फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इसके जो उत्सर्जन है परावैंगनिक किरण का वो सूर्य के प्रकाश से है। ठीक, सूर्य के प्रकाश से जो हमारे पास आती है वो ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर इसको रोकने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन लेयर जो होती है उसे रोकने का काम करता है। अगर ये डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन जो है झुलस सकती है, उसमें बहुत सारे चर्म रोग पैदा हो सकते हैं, हमारी आँखों को इससे नुकसान हो सकती है, आँखें में समस्या आ सकती है, या और भी सारे जो है उससे बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अगर बात करें ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर का क्षरण जो है वो CFC गैस से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि CFC गैस से उससे ओजोन लेयर का नुकसान बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। इसीलिए जो है इसमें कई सारे जैसे कि नियम चालू किए गए हैं, जैसे कि जो समझौते किए गए हैं। तो इसमें देखें मॉन्ट्रियल किगाली वियना, ये 3 प्रकार के जो है इसमें जो है प्रोटोकॉल चलाया गया है कि ताकि जो है इस क्षरण को यानी कि जो ओजोन परत में जो नुकसान हो रहे हैं उसको रोका जा सके, इसलिए इस प्रकार के जो है प्रोटोकॉल इसमें चलाए गए हैं। अगर आगे देखें तो आगे जो है ये 3 प्रकार के जो है अल्ट्रावायलेट रे हैं। अल्ट्रावायलेट रे की बात करें तो यह 3 प्रकार के हैं। देखिए UVA
UVB, UVC, ये 3 प्रकार के जो हैं ये है तरंगे होती हैं, यानी कि ये किरणें 3 प्रकार की हैं। ये देखें तो पहला जो है UVA जो है, UVA अल्प मात्रा में इसका जो होता है, अल्प मात्रा में इसका होता है, और ये जो भी है UVB ये भी अल्प मात्रा में है। जबकि जो UVC होती है, जो UVC है यह बहुत ही, यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण ये जो है नुकसान बहुत करती है, यानी कि इसका जो है नुकसान के दायक, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और आवृत्ति सबसे अधिक ये जो बताएं तो UVA की होती है, UVB की भी आवृत्ति जो है अधिक होती है। आवृत्ति का मतलब आपको क्या बताया कि ऊर्जा होती है, यानी कि इसमें जो है एनर्जी जो पहले, यानी कि UVA और UVB में आवृत्ति और एनर्जी यानी कि सबसे अधिक होती है। और UVC जो होती है इसमें उसकी जो आवृत्ति है वो कम होती है, यानी कि यह जो है नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाती है। और अगले की बात करें नेक्स्ट की दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट जो है दृश्य प्रकाश, ठीक। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट जो है इसकी खोज जो है न्यूटन महोदय ने किया था। न्यूटन जी ने दृश्य प्रकाश की खोज की थी, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य है 4×10⁻⁷ से लेकर 7.8×10⁻⁷ मीटर तक है। और ये जो तरंग है यानी कि जो दृश्य प्रकाश है यानी कि विजिबल लाइट जो है इसको हम देख सकते हैं, इसकी अनुभूति हम कर सकते हैं, यानी कि यह जो है लाइट है ये वस्तुओं को देख भी सकती है, यानी कि इसकी सहायता से यानी कि हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी कि प्रकाश जो है वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर पड़ती है, हमारे रेटिना से जो है मस्तिष्क तक इस सूचना को प्रेषित करने के बाद यह जो दृश्य प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और यह जो है 7 रंगों में इसका जो नामकरण होता है, इसमें 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश में, जैसे कि हम इसको कहते हैं विब जियोर इसको हम नाम देते हैं। और अगर पहले की बात करें तो जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है यानी कि रेड लाइट जो होती है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और इसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग जो है बैगनी रंग होता है। इसमें 7 प्रकार की रंग पाए जाते हैं, जैसे कि वायलेट, इंडिगो और बात करें तो इसमें ब्राउन। उसके बाद जो है 7 प्रकार के रंग हैं, यानी कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो रेड होते हैं, रेड का यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, हमने बताया कि रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। यही जो है ये 2 तरंगे जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, किसकी सबसे अधिक है किसकी सबसे कम है। अगर नेक्स्ट बात करें तो अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रे। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरणों की खोज की थी, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य है यानी कि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 7.8 इंटू 10⁻³ तक इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है। और इसका भी उपयोग जो है चिकित्सक जो रोगी होते हैं, जी अधिकतर जो रोगी जिनका जो है हड्डी में प्रॉब्लम या किसी प्रकार की ऐसी समस्या होती है जिनको सेकाई की जाती है, तो यह उस माध्यम से किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रारेड रे होती है, इंफ्रारेड रे, इसको जो है रोगियों की सेकाई के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके और कुछ हैं फैक्ट हैं, जैसे कि खतरे के सिग्नल यानी कि सिग्नल को भेजने के लिए, सिग्नल को प्रेषित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारे टीवी रिमोट होते हैं, टीवी रिमोट में भी इसका उपयोग होता है इंफ्रारेड का। और यह जिस वस्तु पर पड़ती है यानी कि गर्म कर देती है, यानी कि जो इंफ्रारेड रे हैं किसी भी वस्तु पड़ रही है तो वहाँ पर वह गर्म कर रही है, गर्म करने के माध्यम से ही इसका जो है उपयोग हम रोगियों के सेकाई के लिए, ये चिकित्सा जगत में इसका उपयोग होता है। जब रोगी जो है उसको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम अधिक है तो उसको सेकाई करने का काम इससे किया जाता है। रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव, ये हमारा जो है अंतिम है, यानी कि रेडियो
तरंगे। रेडियो तरंगों में दो प्रकार की तरंगे हैं, एक लघु रेडियो तरंग है शॉर्ट रेडियो वेव, और दूसरा दीर्घ रेडियो तरंगे यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव है। दो प्रकार की तरंगे हैं। पहले की बात है लघु रेडियो तरंगे। इसकी खोज जो है हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, इसकी तरंग दैर्ध्य 10 के पावर -3 से लेकर 1 मीटर तक होती है। ये जो है रिमोट की टीवी संचार विभाग में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक। और जो हमारी जो दीर्घ रेडियो तरंगे है यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव है, इसकी खोज जो है मार्कोनी जी ने किया था, मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, इसकी तरंग दैर्ध्य 1 से लेकर 10 के पावर -4 मीटर तक, और इसका उपयोग जो है वायरलेस में किया जाता है, यानी कि रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं तथा वायरलेस से आदमी इन प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें तो कुछ रिमोट जो है अवरक्त किरणों के स्थान पर जो है अवरक्त किरण जो होती हैं इंफ्रारेड रे, उसके स्थान पे जो है ये दीर्घ रेडियो तरंगों का भी उपयोग किया जाता है उसको रिप्लेस करके। बस आज के लिए इतना ही है। और आज अगले जो है टॉपिक पे हम जो है ध्वनि को स्टार्ट करेंगे पूरे बेसिक तरीके से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सीक्वेंस में वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हर प्रकार के वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप उसमें सेट कर दिए गए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।